वेलकम टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। चैनल के इस सेक्शन में हम लोग करने वाले हैं कुछ नया। अब सितंबर मंथ है और मिड टर्म चालू हो चुके हैं। कुछ स्कूल्स के तो मिड टर्म के एग्जाम पहले हैं और कुछ के बाद में। तो जिन स्कूल्स के मिड टर्म एग्जाम्स हो चुके हैं, हम सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चन पेपर। और मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर हमेशा आपके सामने रहूंगा क्लास 11 और क्लास 12 के क्वेश्चन पेपर के साथ में। आज हमारे पास सचदेवा पब्लिक स्कूल का एक क्वेश्चन पेपर है जो सितंबर के सेकेंड वीक में कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के पेपर के साथ। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के पेपर में दो सेक्शंस होते हैं, नंबर 1 स्टैटिस्टिक एंड नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। बिगिन विद द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्या आया इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आ रहा है। सो लग्जरी गुड्स हैव, इसमें ये बताना है कि कौन सी चीज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मैच नहीं करती, कौन सी बात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ट्रुथ नहीं है। लग्जरी गुड्स हैव हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Number 2, price elasticity of demand is pure number and has no limit. Demand is inelastic in the long run as compared to short run. And fourth, the elasticity of demand is low for the goods which have more number of uses. तो इसमें हमारे को ये जो क्वेश्चन आया है ये फैक्टर ऑफ इलास्टिसिटीज पे आया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है ये वाला चैप्टर। तो लग्जरी गुड्स की हाईली इलास्टिक होती है क्योंकि वो जल्दी से शिफ्ट नहीं होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ प्योर नंबर, हैज नो लिमिट, तो हैज नो यूनिट। तो ऐसा नहीं है क्योंकि ईडी का कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा और उसकी हमारी यूनिट भी होगी, ईडी ग्रेटर देन 1 या ईडी लेस देन 1, तो ये कुछ ना कुछ है, तो ये भी ट्रू है। डिमांड इज इनइलास्टिक इन द लॉन्ग रन एज कंपेयर टू शॉर्ट रन, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में हमेशा डिमांड क्या रहती है, इलास्टिक, इनइलास्टिक रहती है, जबकि लॉन्ग रन में डिमांड इलास्टिक हो जाती है क्योंकि हम उसको चेंज कर सकते हैं। वट एवर इज चेंजेस इट इज नोन एज द इलास्टिक। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19, विद इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ पिज्जा फ्रॉम 3 यूनिट टू 7 यूनिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है 3 यूनिट से हमने पिज्जा की कंजम्पशन 7 यूनिट्स तक इंक्रीज कर दी है। द टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस फ्रॉम 10 यूटिल्स टू 50 यूटिल्स। तो यहाँ पे 3 यूनिट से लेकर 7 तक चला गया और टोटल यूटिलिटी हो गया आपका 3 पे था 10 और 7 पे था आपका 50। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम 7th यूनिट ऑफ पिज्जा। तो 7th यूनिट पे इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो बीच का हमारे को तो पता ही नहीं है, तो सिंपल सा है 7 माइनस 3 कर दो, मतलब 50 माइनस 10, तो ये आ गया आपका 40। सो इसका आंसर आपका हो गया कितना, 40 यूटिल्स। तो 40 यूटिल्स आपका आ गया आपका पॉइंट नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 और वो क्या बता रहा है कि एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, तो हमने ये डिमांड कर्व ड्रॉ किया और ये अपवर्ड मूवमेंट का मतलब हो गया कि डिमांड, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या ये दोनों चीजें हमारे ऑप्शन में गिवन है, तो यस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और पॉइंट नंबर 4 डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड हो गया आपका 3rd एंड 4th, तो 3rd और 4th आपका ऑप्शन आ गया ए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो ये फिगर दे रखा है आपको, इस फिगर में ये एक बजट लाइन है
कि यहाँ पर बनाना के ऑप्शन हो गए और ये हो गया आपका एप्पल का ऑप्शन, और ये इस कर्व के अंदर यहाँ पर ये डी पॉइंट गिवन है। तो इसका क्या है, बंडल कॉस्ट इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। यहाँ पे ये बताना है इन द अबव फिगर पॉइंट डी रिप्रेजेंट, तो ये पॉइंट डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस फिगर में, तो ये तो हो नहीं सकता बंडल विच इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो ये वो तो ऊपर वाली लाइन हो गई। बजट विच कॉस्ट ग्रेटर देन मनी ऑफ इनकम, तो भी नहीं है क्योंकि वो तो बाहर होना चाहिए। फिर आ रहा है बंडल विच कॉस्ट लेस देन मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर है, मतलब अंदर की साइड है, इनर साइड में है, लेफ्ट वर्ड है, तो यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट सी। अब डी क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज बंडल विच अ कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड, तो अफोर्ड नहीं होगा तो वो बाहर की ओर होगा यहाँ पर, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। सो इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आया आपका सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 21 वो बोल रहे हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए एंड रीजन आर, और जो करेक्ट हो वो बताना है। असर्शन दे रखा है ceteris paribus an increase in price of electricity will cause a decrease in demand for electrical appliances, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका रीजन क्या है, डिमांड रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ क्या हुआ, देखो सेकेंड पॉइंट बोलता है कि हम डिमांड उस चीज की तब करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी कीमत देने के लिए तैयार हो। तो ये तो क्या हो गया, इम्पैक्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस बढ़ा, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका इम्पैक्ट हुआ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की डिमांड कम हो गई। लेकिन इसका ये रीजन जो है वो तो इसका नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो तो पर्टिकुलरली वो कह रहा है कि भाई अगर मैं इस चीज को तब खरीदूंगा जब वो मेरी कीमत पर आ जाएगा, मेरे गिवन प्राइस पर आ जाएगा, बट ऐसा तो नहीं है। सो यहाँ पर क्या है, असर्शन ए भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या है, both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A। तो ये हो गया हमारा पॉइंट B is the correct answer, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ शेड्यूल गुड ए एंड बी आर गिवन। अभी देखते हैं। प्राइस ऑफ द गुड इज ₹1 ईच, तो 1 रुपी का ए भी है और 1 रुपी का बी भी हो गया, ठीक। और जो इनकम है, इनकम ऑफ कंज्यूमर यहाँ पर गिवन है कितनी, 9, उसके पास में 9 रुपीज है। तो वो कितनी कॉमोडिटीज खरीदेगा ए की और कितनी खरीदेगा बी की, तो ये टेबुलेशन गिवन है। अब हमारे पास जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो क्या होती है, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। तो जहां ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वहां पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वो इतने कॉमोडिटीज खरीद लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 दे रखा है, लेकिन इधर 15 नहीं है, 13 यहाँ पर है, 13 इधर नहीं है, 12 है, 12 यहाँ नहीं है, 10 है, तो ये रहा 10 और ये रहा 10। तो 4th यूनिट पर आपको ए कितना मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है, 10, और 5th यूनिट पर बी की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 10। तो MUX अपॉन PX कितना हो गया, 10/1, और MUY भी हो गया 10/1, और कितनी आ गई, 4 और 5, तो ये हो गया 9, क्योंकि उसके पास में पैसे भी कितने, 9, और 9 चीजें कब खरीदेगा, जब वो ए की 4 और बी की 5 यूनिट्स ले। तो ये रहा ए, 4 यूनिट ऑफ गुड ए एंड 5 यूनिट ऑफ बी, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने MCQ सॉल्व करे ये बहुत इजी हैं, कोई दिक्कत तो नजर नहीं आ रही, बहुत पेपर इजी बनाया है इस बार तो इन्होंने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, इफ विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर फ्रॉम 50 रुपीज टू 75 पर के। तो पहला प्राइस आपको गिवन है 50 और प्राइस इंक्रीज हो गया 75, ठीक है। इट्स डिमांड रिमेन सेम एज 250 kg। अब वो कह रहा है डिमांड तो कांस्टेंट हो गई 250 kg। अब ये देखो प्राइस बढ़े, वेदर इट इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बट डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये हो गई आपकी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर बी, ठीक है। क्यों हुआ, बिकॉज
अब हमारा ईडी क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। वेदर प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द डिमांड रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर वही वाला लॉ आपका लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इट इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है। थ्योरी ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट कंपटीशन ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन हो गया डी। D is the answer. Next, if there exists a direct relation between price of a commodity and total expenditure on that commodity, demand for a good is said to be elastic. मतलब अगर प्राइस भी बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है तो डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन हो गया, और डायरेक्ट रिलेशन में हमारा जो ईडी है वो क्या बोल रहे हैं? इलास्टिक, ठीक है। और ये चीज गलत है, ये पहला ही गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पर ये इनइलास्टिक डिमांड होती है अगर हमारा प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इट इज नोन एज इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो हमें कुछ और पढ़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो हो गया हमारा फॉल्स। सेकंड क्या है? 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या इज मोर देन, ये ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और प्राइस से ज्यादा क्या बढ़ा? क्वांटिटी डिमांड। तो ये हो गया आपका ईडी ग्रेटर देन 1 का केस। तो ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इसका पॉइंट हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 26 का पॉइंट आ गया बी। अभी तक सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। ये पेपर अगर किसी बच्चे ने ध्यान से पूरे ये कॉन्सेप्ट को समझा हुआ होगा तो वो पूरा पेपर बहुत ही इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बताना है फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट्स गिवन इन कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। करेक्ट पेयर बताना है। मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट, टोटल यूटिलिटी फॉल्स। तो जब MU कांस्टेंट है तो क्या TU गिर रहा है? MU इज कांस्टेंट, क्या TU गिर रहा है? तो ये तो होता ही नहीं है, खैर, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव एंड TU इज मैक्सिमम। मतलब पहले तो यहाँ पे हम MU और TU का अगर हम डायग्राम ड्रॉ कर लें, ये TU हो गया, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ले ली हमने, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट, तो वो कहीं पर भी नहीं होता, ठीक है। नंबर 2, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, तो ये रहा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है। TU टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, नहीं। कहां पर होगा TU मैक्सिमम? जब MU 0 होगा, तो सेकंड भी नहीं है। व्हेन MU इज 0 TU इंक्रीजेस, तो ये भी नहीं है। व्हेन MU 0 उसके बाद तो TU डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, MU फॉल्स बट पॉजिटिव, मतलब ये वाला MU फॉल्स बट पॉजिटिव, TU इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। तो TU इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, तो ये ठीक है। मतलब कि हमारा पॉइंट नंबर डी हो गया 4। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन में D4 ये बिल्कुल सही है। क्लियर? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो बहुत इजी पेपर बनाया है ये। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। यूजिंग अ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ मेजर ऑन PPC। अब ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपका PPC का क्वेश्चन है, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। अब वो बोल रहे हैं टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस ओपन होंगे तो हमारे टेक्निकल जो हमारा वर्क फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब वर्क फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और PPC किस तरफ चला जाएगा? राइटवर्ड इंक्रीज इन PPC हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये वाली चीज तो गलत ही दे रखी है, ठीक है। इसलिए उसने बोला है क्या आपको इसको डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आप देखो यहाँ पर क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पहली कौन सी है? व्हाट टू प्रोड्यूस। और व्हाट टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस जो रिलेटेड है वो हमारी है नीड ऑफ द इकोनॉमी, नीड ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है।
मतलब उस समय हमारी इकोनॉमी को किस चीज की जरूरत है। और जब हम चले जाते हैं चॉइस ऑफ टेक्निक पर, तो वो होता है हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये वाला तो इसमें बताया, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? नो, वी डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट, बिकॉज व्हाट टू प्रोड्यूस इज विद द रिलेटेड विद द नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर बेस्ड है और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज -1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है -1। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑन दिस गुड एट अ प्राइस ₹8 इज 80 यूनिट्स। तो प्राइस था 8 और आपकी क्वांटिटी थी 80, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड व्हेन इट्स प्राइस राइजेस बाय 20%। तो Q1 आपको गिवन नहीं है और प्राइस ऑफ 1 मतलब नेक्स्ट प्राइस दे रखा है 20% राइज इन फर्स्ट प्राइस। तो 20% ऑफ P निकालना पड़ेगा, 20% ऑफ 8, तो ये आ जाएगा आपका 1.6, 20/100 इंटू 8, ये चला गया तो 1.6, तो P1 आपका आया 1.6, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन में पुट करना है। हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू P1 माइनस P और चेंज इन क्वांटिटी हो गया Q1 माइनस Q। तो आपका चेंज इन प्राइस कितना दे रखा है, 9.6 माइनस 8 इक्वल्स टू 1.6। चेंज इन क्वांटिटी Q1 आपको गिवन नहीं है, तो हम Q1 भी लिख सकते हैं या X भी लिख सकते हैं। तो हम Q1 माइनस Q हो गया आपका 80, ठीक है। अब इसको इक्वेशन में पुट करना है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q, और यहाँ पे आपको ED माइनस में गिवन ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -1 इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया, Q1 माइनस 80 अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है 1.6 और P कितना है आपको, P गिवन है 8 और यहीं पर Q गिवन था 80, ठीक है। डिवाइड कर दो 10 और इसको इक्वेशन को हो गया -1 इक्वल्स टू Q1 माइनस 80 अपॉन 16, ठीक है। इधर -16 इक्वल्स टू Q1 माइनस 80। अब Q1 उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएंगे भाई साहब, तो -Q1 इक्वल्स टू -80 प्लस 16। तो इसको लेस कर दो, 4 और 6, तो -64, ये चला गया, तो आपको Q1 की वैल्यू आ गई आपके पास में 64, ठीक है। तो जिसका ये क्वेश्चन गलत है तो सॉरी, बट अगर आंसर ठीक है तो यू आर गेटिंग 3 फुल मार्क्स, ठीक। और बाकी लोग भी इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें आपको गिवन नहीं थी, आपको कैलकुलेट करनी पड़ी। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी जाकर आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन द शेप ऑफ पीपीसी। तो बहुत इजी है, तो शेप ऑफ पीपीसी, ये रहा आपका शेप ऑफ पीपीसी, कॉनकेव इन शेप, और इसको एक्सप्लेन करना है। फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। पीपीसी का क्वेश्चन आया आपका किसका, 3 मार्क्स का, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का 1 नंबर का। तो आपको कॉनकेव शेप बतानी है, क्यों हुआ, तो इसमें वाई पीपीसी इज कॉनकेव इन शेप, तो बिकॉज ऑफ एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको एक्सप्लेन कर देना। अब इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है 31, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। लोअर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व में आपको इंडिफरेंस मैप दिखाना पड़ेगा। तो हम लोगों को पता है द आईसी विच इज फार अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो ओरिजिन से दूर है उसकी हायर सेटिस्फेक्शन है, और जो ओरिजिन के नजदीक है उसकी सेटिस्फेक्शन कम है, बिकॉज यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम कंज्यूमर का कम होता है, दैट इज द सिंपलेस्ट रीजन। फिर बजट लाइन ऑफ अ कंज्यूमर चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। अब यहाँ पे आपको ये भी शो करना पड़ेगा कि अगर बजट लाइन आगे बढ़ गई है तो क्यों बढ़ी है, बिकॉज ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स यहाँ मिलेंगे, 2 मार्क्स यहाँ मिलेंगे, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, गिवन द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड, हाउ डज अ कंज्यूमर डिसाइड्स टू बाय, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ दैट गुड टू बाय। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मार्केट प्राइस गिवन है किसी कॉमोडिटी का, तो कंज्यूमर ये कैसे सोचेगा कि उसको कितनी कॉमोडिटीज को लेना है। तो यहाँ पे 2 केस आएंगे, एक आएगा आपका नॉर्मल गुड का केस, ठीक है, नॉर्मल गुड, इसको हम नेसेसिटी भी ले सकते हैं,
और एक आपका आ गया कौन सा, इंफीरियर गुड का। ठीक है, ये दोनों केसेस आपको इलैबोरेटिव वे में लिखने पड़ेंगे। तो ये और में था क्वेश्चन, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता हो तो ये करो, नहीं तो पहले ऊपर वाला बहुत ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है, अ कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स एक्स एंड वाई व्हिच आर प्राइस्ड एट ₹6 and 2। अगर वो दो कंज्यूमर दो चीजों को कंज्यूम कर रहा है और उन दोनों के जो प्राइसेस हैं वो 6 और 2 हैं, और कंज्यूमर की इनकम है 50, तो उसको बजट सेट बनाना है। तो यहाँ पे इनकम ऑफ कंज्यूमर कितना हो गया, ₹50, और एक्स की कीमत है 6 और y की कीमत है 2। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बजट सेट ड्रॉ करके देना है, विच इज वेरी इजी। अगर वो मैक्सिमम इसके लेगा 50 के अकॉर्डिंग तो बताना है, और इसके बताने तो वो बताना है। क्लियर, दोनों चीजें में आपको एक बजट सेट ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, ये भी बहुत इजी है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इन अ गिवन डायग्राम क्वांटिटी डिमांड इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ये रहा, एंड प्राइस ऑन वाई। डिस्कस द टाइप ऑफ शिफ्ट इन द इंटरप्रेट as interpreted in the above diagram. Also briefly explain any 2 causes behind each shift। बहुत easy question है, ये आपका डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये प्राइस लाइन होगी जो कांस्टेंट है, ये डिमांड हो गई। अब यहाँ पे पहले एक दे रखा है D1, तो ये कौन सा शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, और इसी तरीके से इसी डायग्राम में दूसरा भी दे रखा है कर्व D0, तो ये कौन सा हो गया आपका, लेफ्टवर्ड कर्व शिफ्ट। ठीक है, लेफ्टवर्ड जा रहा है ये। अब इन दोनों में इसके 2 रीजंस बताने और इसके 2 रीजंस बताने। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ पढ़ भी रखा है तो वो इजीली इसको अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 मार्क का एक क्वेश्चन आया, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज डिमांड फॉर दैट गिवन गुड। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। और सेकंड है स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, आल्सो गिव एनी 2 assumptions ऑफ इट। ये भी बहुत आसान है। अगर रिलेटेड गुड है, अब इस क्वेश्चन में रिलेटेड गुड है, तो रिलेटेड गुड 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। अब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द गिवन गुड। तो क्या ये जरूरी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उसी गिवन गुड के इंक्रीज हो, जैसे टी और कॉफी है, तो टी और कॉफी में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा टी के अगर प्राइस बढ़ गए तो कॉफी की भी प्राइस बढ़े, डिमांड बढ़े, सॉरी। अगर प्राइस टी के बढ़े हैं तो कॉफी की डिमांड बढ़े। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड के केस में तो हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी। तो आपको इस तरीके से दोनों क्वेश्चन में बताना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, ऑल्सो गिव एनी 2 assumptions ऑफ इट, ये बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द गिवन गुड। अ फॉल इन इनकम, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट, ये भी 4 नंबर का है। इनकम डिक्रीज हो गई है कंज्यूमर की, ठीक है, ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द गिवन गुड। तो अगर इनकम क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो क्या गिवन गुड की डिमांड इंक्रीज होगी। तो गिवन गुड यहाँ पे कौन सा हो गया, इंफीरियर गुड। तो यस, क्योंकि उसको अब नॉर्मल गुड कम खरीदेगा और वो इंफीरियर गुड की परचेजिंग ज्यादा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैलिड सपोर्ट से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। बिल्कुल, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो मार्केट डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक केस स्टडी है। तो केस स्टडी बहुत ईजी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये पार्ट करके आपको ये तो समझ आ गया होगा कि भैया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और हमारी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने सिर्फ ऊपर से पेपर पढ़ के चले गए हो, आपका सब्जेक्ट सिर्फ ऊपर से तैयार के चले गए, भाई मजा आ रहा है ऐसे ही पढ़ते रहो, एक एक चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ते रहो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इन डेप्थ नॉलेज है, थोड़ा सा आपको डिटेल में जाकर पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि देखो, जो आपके 1 मार्कर थे बहुत इजी उसी बच्चे के लिए होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़कर गया है। ठीक है, जो सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन मेरे को लगा वो 4 मार्क वाला लगा है बच्चों के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसके अंदर रिलेटेड गुड और कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पूछा गया है। तो वो थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर था, वो सब बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे जिन लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम सॉल्व करेंगे इसी पेपर का फर्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।